उन्हें फोन करके पूछा कि आईसीयू में जगह है या नहीं? नहीं, डॉक्टर जलीली के लिए चाहिए ना। और किसके लिए चाहिए? उनसे कह दो कि जगह खाली रखे। एम्बुलेंस पहुंची? रास्ते में है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है, जैसे एम्बुलेंस पहुंचे मुझे इत्तला दे दो, भूल ना जाना। जी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अरे मुझे कुछ नहीं। डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए कि हम आपको वार्ड तक पहुंचा दें। मुझे खुद रास्ता मालूम है। डॉक्टर साहब आपको चलना नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ भाई, मैं भी तो एक आखिर डॉक्टर ही हूँ, मुझे भी मालूम है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपको चलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वजह है? मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर साहब आप जिद क्यों कर रहे हैं? आप खुद ही वार्ड में जाएं। मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है। खुदा की कसम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कसम न खाइए डॉक्टर साहब, मैं आपकी डॉक्टर हूँ और मेरा कहना है कि आपको चलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब को एमआरआई के लिए ले जाओ। फातिमा, फातिमा, तुम क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं आती? अभी आ रही हूँ फूफी जान। एक घंटे से आंगन में ही कुछ ना कुछ कर रही हो। अंदर नहीं आओगी? कुछ हुआ है? बोलती क्यों नहीं? आपको याद है जब रजा यहाँ आया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस नई सूरत हाल में खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा था बुढ़ापे का एहसास हो रहा है। मैंने कहा था कि मुस्तकबिल के बारे में मेरे सारे तसव्वुरात तहस नहस हो गए। हाँ तो? लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया है। मैंने अपनी ममता जगाने की बड़ी कोशिश की है। फूफी, मैंने सोचा है कि दूसरी सभी माओं की तरह मेरा भी एक खानदान है और सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस पर तुम्हें खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन रजा मुझे हरगिज अपनी माँ नहीं समझता। ऐसा लगता है वो माँ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फूफी, लैली तो मुझे अम्मी कहती है, लेकिन रजा तो मुझे कभी माँ बुलाता ही नहीं। तुमने उससे बात की? कई बार सोचा उससे बात करूं। जब भी उसे फोन किया तो उससे ये पूछना चाहा कि मैं क्या करूं ताकि हमारे बीच जो अजनबियत है वो खत्म हो जाए। क्या करूं कि वो मुझे माफ कर दे, मगर मैं कह ना सकी। मेरे ख्याल में तुम लैली से बात करो। उसे यकीनन अंदाजा होगा कि रजा को क्या खटक रहा है। मुझे पता है रजा को क्या खटक रहा है। जब तुम्हें उसकी वजह पता है तो तुम लैली से इसका राहे हल पूछो, क्योंकि रजा तो तुमसे बात नहीं करता लेकिन लैली से करता है। सुनो रजबी साहब, डॉक्टर का काम हो गया। या खुदा, जरा देखो तो, पहले वाले एमआरआई से बिल्कुल अलग है ये। डॉक्टर ने इसे इतना नजरअंदाज किया कि देखो ट्यूमर कितना बढ़ गया है। जरा देखो, मशीन का बटन दबा हुआ तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहिबा, क्या हमेशा वही गलती दोहराता रहूंगा? मैं डर गई हूँ, बहुत डर गई हूँ। ट्यूमर बढ़ गया है। इसका दबाव आपके दिमाग पर पड़ने लगा है।
बताना तो नहीं चाहिए, मगर आप खुद मुझसे बेहतर जानते हैं कि हम इस पूरे ट्यूमर को नहीं निकाल सकेंगे। लेजर का निकालना भी ट्यूमर बड़ा होने की वजह से कामयाब नहीं रहेगा। डॉक्टर, अब हमें ऑपरेशन में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऑपरेशन से हम ट्यूमर का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, जिससे ट्यूमर छोटा हो जाएगा। इसके बाद रेडियोथेरेपी के जरिए हम इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कितनी जिद करते हैं। मेरी तो आपके सामने कुछ नहीं चलती। हमें अपने मरीजों के साथ उनके इलाज के लिए इतनी बातें करनी पड़ती है, आपके साथ भी वही। लेकिन ये बताइए, आप किससे इतनी जिद कर रहे हैं? अपने आप से, हमसे, या अपनी तकदीर से? मैं किसी से कोई जिद नहीं करता मेरी बेटी। फिर क्या? तो फिर आप हर बात को नजरअंदाज क्यों करते हैं? अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो यहाँ इतने सारे डॉक्टर हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। जाइए, उनसे भी पूछिए, उनकी राय मालूम कीजिए। डॉक्टर, इस दफा तो ऐसी जगह आपकी तबीयत बिगड़ी कि फौरन आपको अस्पताल ले आए। अगली बार कोई साथ ना हो जो आपकी मदद करे तो हम क्या करेंगे? खुदा का शुक्र है। आपको तो मजाक से ही फुर्सत नहीं डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? मैंने क्या कहा? चलो, सब कुछ ठीक है मेरे बच्चे, सारा अख्तियार तुम्हारे हाथ में है। चलो आगे बढ़ो। और कुछ कहना बाकी है? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही आपका ऑपरेशन करूं। आपका ऑपरेशन होना चाहिए डॉक्टर, चाहे हमारी टीम करे या जिस किसी के भी हाथों आप करवाना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बेटी, अगर ऑपरेशन करवाना हुआ तो चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों से हो, किसी और के हाथ से नहीं। समझ गई? जी हाँ, समझ गई। क्या कहा? कितनी उम्र है? मुझे नहीं लगता कि 25-26 साल से ज़्यादा उम्र होगी। देखो, ये जोड़ तो मुतासिर है, पूरी तरह टूटा है और स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ रहा है। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी से निकलते वक्त स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसमें बचा ही क्या है? अब ये बात उन्हें कैसे बताओगी? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि ईमान की माँ तो सदमे से ही मर जाएगी। चंद महीने बाद उसकी शादी थी। अल्लाह की मसलत कोई नहीं जानता। ये बताओ, उसकी मंगेतर आ गई? हाँ, बड़ी बुरी हालत है। जाहिर है। इसमें और स्पाइनल कॉर्ड के कटने में फ़र्क क्या है डॉक्टर साहिबा? असल में फ़र्क उसके इलाज में है। देखिए, जब रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट लगती है तो दो तरह के नुकसान पहुंचने के इम्कानात होते हैं। एक तो ये एनाटॉमिकल कॉर्ड कट जाए, फिर इसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रह जाती, यानी इसका कोई इलाज नहीं। दूसरे फिजियोलॉजिकल कट है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड कुचल गई है मगर कटी नहीं, उठी है। ईमान के साथ दूसरी सूरत हाल पेश आई है। यानी ईमान दोबारा चल सकेगा? हम ना उम्मीद नहीं हैं। अगर उसके ठीक होने का इम्कान बहुत कम भी हो तो तब भी हम यही कहेंगे कि ऑपरेशन हो। तुम दोनों में से उसे कौन बताएगा? 3 साल से हम दोनों इन्हीं दिनों का इंतजार कर रहे थे। अब सब कुछ नाबूद होकर रह गया है। क्यों नाबूद हो गया है? कह तो रही हूँ कि उम्मीद बाकी है। मैं तो ईमान के बारे में सोच रही हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, मुझे उठा ले, खुदाया मुझे उठा ले। ये मेरे ईमान के साथ क्या हो गया? मेरे बच्चे। मुझे लगता है कि आप ऐसे ही रोते हुए उसे बताना चाहती हैं, है ना? बेहतर होगा कि आप लोग उससे कुछ ना कहें, मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लूंगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है? बोलो कैसी मुश्क से तुम्हारे ज़हूर का अदराक हो सकता है। तुम्हारी निगाह का मफहूम दिल पर कैसे आया हो सकता है।
बोलो कैसी मुश्क से तुम्हारे ज़हूर का अदराक हो सकता है। तुम्हारी निगाह का जाग रहा हूं बेटी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं आपको इस हालत में नहीं देखना चाहती। अब तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? पहले ही बेहतर थी, बस थोड़ा सा चक्कर आता है। इन डॉक्टरों की तो आदत है, हमेशा राई का पहाड़ बनाते हैं। इन डॉक्टरों की? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई बेटी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। क्या डॉक्टर भी इस तरह रोते हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, लेकिन मुझे नहीं बताना चाहती। आज बगैर सोचे मैंने एक जिम्मेदारी कबूल कर ली। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितनी मुश्किल है। कैसी जिम्मेदारी? ऐसा क्यों है कि हम इंसानों के अंदाजे हमेशा गलत हो जाते हैं? नहीं मालूम, शायद इस वजह से कि हम हमेशा ऐसी चीजों को बुनियाद बनाते हैं जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। हम इंसान कितने बेबस हैं। जैसे जैसे इल्म आगे बढ़ रहा है, हमारी बेबसी भी बढ़ती जाती है, हमारी तकलीफें भी बढ़ती जाती हैं। करामती साहिबा, आखिर ये कैसा इंसाफ है? इत्तेफाक से कुछ दिन पहले इसी जगह जहां आप खड़ी हैं, डॉक्टर सद्र खड़ी हुई थी और वो भी बिल्कुल यही सवाल मुझसे पूछ रही थी। उसके सवाल का आपके पास कोई जवाब था? जवाब तो नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि इंसाफ का मेयार हम नहीं हैं। फिर कौन है? वही जिसे होना चाहिए। मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया था। अजीब सा जायका है। जी। हम तो पी गए, अब देखते हैं बाद में क्या होता है। इंशाअल्लाह। तुमने बड़ी जहमत की। बहुत शुक्रिया करम जो तुम मेरे लिए रेडियो लिया है। बहुत अच्छा काम किया। जब रात को नींद ना आए तो बड़ा सहारा रहता है। अच्छा वाला नहीं है साहब। बैठो करम बेटा, बैठो। ये बताओ, करम हमारी प्यारी बहू कैसी है? जी वो डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सिफारिशी खत के लिए जहमत देना चाहता था। सिफारिशी खत किसके लिए? असल में वो किसी अस्पताल या क्लिनिक के नाम जो मेरे अपने शहर में हो। मैंने सोचा कि अगर हो सके वहीं जाकर काम करूं। अलबत्ता गुस्ताखी माफ कीजिएगा, अगर आप बेहतर समझे तो ही। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई और इम्तिहान का क्या होगा? डॉक्टर साहब, मैंने सोचा मैं वहीं चला जाऊं, वहीं जाकर अपनी पढ़ाई भी करूं और वहीं से इम्तिहान भी दे दूं। करम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक अच्छे और ज़हीन नौजवान हो। पूरी तवज्जो से पढ़ाई करो और इस साल इम्तिहान में अपनी ज़हानत दिखाओ। जरूर डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं बहुत थक गया हूं। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक गया हूं। आओ आओ, मेरी मदद करो। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मैं तुम्हारे लिए सिफारिशी खत भी लिख दूं और अपने दूसरे काम भी कर लूं। ले चलो। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर डॉक्टर साहिबा को पता चल गया वो भड़क जाएंगी मेरे पे। तुम पर नहीं भड़केगी, वो हम दोनों पर भड़केगी। आ जाइए।
Wo ist Nick? Hast du ihn nicht mitgebracht? Ich bin auch sein Vater. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Weil ich nicht will, dass er so wird wie du. Diese Beleidigung habe ich nicht gehört, Annabelle. Ich darf meinen Sohn sehen. Auch ein Mörder darf seinen Sohn sehen. Hast du vergessen, dass ich das alleinige Sorgerecht habe? Ich habe das nicht vergessen. Aber ich darf manchmal meinen Sohn sehen. Du darfst ihn nicht sehen. Annabelle, du bist gerade dabei, mein allerliebstes Stück von mir fernzuhalten. Das ist nicht fair. Als ich dir gesagt habe, dass du Vater wirst, hast du dich nicht ein bisschen gefreut. Wie kannst du jetzt sagen, dass dieser Junge dein liebstes Stück ist? Es kann sein, dass du einen Grund hast. Das ist okay. Aber du kannst nicht meinen Sohn von mir fernhalten. Laut Gesetz dieses Landes, ich kann meinen Sohn sehen. Und du kannst meinen Sohn nicht von mir wegnehmen. Ich bin unmenschlich? Ich bin unmenschlich geworden, weil ich Unmenschlichkeit empfangen habe. Ich bin beleidigend geworden, weil ich beleidigt wurde. Du selbst hast es mir beigebracht, dass ich nur an mich selber denken soll, weil du nur an dich selbst gedacht hast. Annabelle, ich bin auch sein Vater. Er ist auch mein Sohn. Ich schwöre dir, ich komme bei dir vorbei. Das schwöre ich dir. Wenn du das machst, rufe ich die Polizei. बदकिस्मती से 1 साल से डॉक्टर जलीरी के बाएं हाथ और बाएं पैर में कमजोरी है। कई दिनों से दाहिने पैर में भी मुश्किल पैदा हो गई है। कभी कभी उनके हाथ पैर आपस में टकराने लगते हैं। उनकी एमआरआई भी की गई, मुतासिरा जगह की निशानदेही भी है। बदकिस्मती से उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ट्यूमर भी स्पाइनल कॉर्ड के बहुत नजदीक पहुंच गया है। ऑपरेशन खतरनाक है। इसी वजह से डॉक्टर जोर दे रहे थे कि ऑपरेशन ना हो। उनके मुतासिरा आज़ा में भी कमजोरी नजर आने लगी है या नहीं? हाँ, उनके मुतासिरा आज़ा भी तकरीबन 80% कमजोर हो गए हैं। चल पाना मुश्किल हो गया है। छड़ी के सहारे चलते वक्त भी 1-2 बार गिर पड़े। तो आप लोग ऑपरेशन करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? इसलिए कि उनका ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। लेकिन हमने सोचा है कि रिस्क लेकर ऑपरेशन करना ही ऑपरेशन ना करने से बेहतर है। जो चीजें आपने अभी बयान की हैं, उनके मुताबिक तो डॉक्टर की हालत धीरे धीरे पैरालिसिस की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल में अगर ऑपरेशन हो जाए तो किसी हद तक उम्मीद है कि उनकी हालत बेहतर हो सकती है। वैसे भी उनकी स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत शदीद दबाव है। ये बताओ, ऑपरेशन का वक्त तय हो गया है? अगर आप राजी है तो अगले हफ्ते शनिचर को। ये लीजिए। अरे जहमत क्यों की? इसमें जहमत कैसी? तुम्हें यकीन है कि रजा नहीं आएगा? मुतमईन रहिए, उन्होंने कहा था देर तक काम चलेगा। क्या कोई बात है? तुम्हारे साथ रजा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई बात हुई है क्या? रजा ने कुछ किया? नहीं, परेशान मत हो। मैं तुमसे इसलिए बात करना चाहती हूँ कि तुम भी एक औरत हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी हालत को समझ सकोगी। लैली बेटी, मैंने रजा के साथ बड़ी ज्यादती की। वो मुश्किलात में पला बढ़ा, एक ऐसे बाप के साथ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। और उसके सौतेले भाइयों ने भी उसे बहुत ज्यादा सताया। यह सब मेरी गलती का नतीजा था। उस वक्त मैं बहुत मतलबी हो गई थी। ये बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं? ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि इस दुनिया में रज़ा तुमको सबसे ज़्यादा चाहता है और तुम पर एतमाद भी करता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरा एक काम करो। रज़ा ने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, मेरी बातें तो कबूल कर ली हैं, मगर अब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर सका। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे यकीन है, अलबत्ता मेरी उम्मीद भी कुछ ज़्यादा ही है। अब रज़ा ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया है। मेरा दिल चाहता है कि वो अपनी खामोशी तोड़े, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए। लैली, मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं भी तुम्हारे इस खुशहाल ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं,
लेकिन यकीन करो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं कि वो मुझे एक माँ की हैसियत से कबूल कर ले। रजा आपको बहुत चाहते हैं, आप रजा के लिए बहुत अहम हैं। मुझे चाहता है? फिर क्यों मैं अब तक इस मोहब्बत से बेखबर हूँ? मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहने वाली हूँ आपको बुरा ना लगे। आप खुद को रजा की जगह पर रख कर देखें। वो यही सोचते हैं कि उनकी माँ का साया उनके सर पर होता तो उनकी हालत जो है उससे काफी बेहतर होती। वो हमेशा अपना मवाजना अपनी उम्र के लोगों के साथ करते हैं और ये बहुत सख्त है। यही तो मैं नहीं समझ पाती। रजा की जिंदगी में आखिर मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है? लेली, एक सवाल है जिसका जवाब न तुम देती हो न रजा। तुम दोनों में कोई भी मुझे अपना हिस्सा नहीं समझता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है कि वक्त 23 साल पीछे लौट जाए ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। आप मुतमईन रहिए, मैं रजा से जरूर बात करूंगी। आप रजा के लिए बहुत अहम हैं, इतनी अहम है कि इतने साल से वो आपकी तलाश कर रहे थे। रजा ने मुझे इसलिए तलाश नहीं किया कि वो मोहब्बत करता है, इसलिए तलाश किया कि वो मुझे मेरी गलतियां बताए। चलिए, इसीलिए वो आपको तलाश कर रहे थे। वो आपको बहुत चाहते हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अरे करम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर जाने वाले थे, इस बारे में हमारी बात भी हुई थी, तुम गए क्यों नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि चला जाऊं। इंतजार करूंगा कि ऑपरेशन हो जाए, जब मुतमईन हो जाऊंगा तब चला जाऊंगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो बेटा, तुम जाओ और अपना घर बार संभालो। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अब चलते हैं। तेहरान में मत रुक जाना। नहीं, जाओ बेटा, आप मुतमईन जाओ, रहिए। जाओ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब। आखिरकार जिन शीशे में उतर ही गया है। बस ये मेहरबानी कीजिए कि मुझे जल्दी बाहर निकाल लें। बेशक, अलबत्ता उसमें थोड़ा सा खर्च लगेगा। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? तुम भी अपना अस्पताल बनाना चाहते हो क्या? इंशाल्लाह, खुदा ने चाहा तो अस्पताल भी बनवाएंगे डॉक्टर साहब। बनवाएंगे। अच्छा, हाँ। बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल अपना अस्पताल बनाओ, तुम बिल्कुल बनाओ। सलाम वालेकुम। अरे अर्दलान, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? ये देखने आया हूँ कि हमारा अजीम दोस्त कैसा है। यानी ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, वरना डॉक्टर शायगान किसी की खैरियत नहीं पूछते। तुम्हें क्या हसद हो रही है? नहीं होनी चाहिए, बहुत हसद होती है। बेहतर है कि आप अपने काम पर तवज्जो दीजिए, गफलत न कीजिए, ध्यान न भटक जाए। मैं भी आपको बहुत कुछ कह सकती हूँ डॉक्टर साहब। आप छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, आप जिद ना करें। कीमिया कहाँ है? कीमिया ऑपरेशन कर रही है, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आ जाएगी। लेट जाइए। ऑपरेशन कर रही है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो। ठीक। मैं अपनी हालत खूब समझ रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। लाओ दो। फरहाद, क्या टाइम हुआ है? 8, साढ़े 8। डॉक्टर का ऑपरेशन शुरू हो गया है। मैं वहीं थी, कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। खुदा करे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगी।
क्यों? रुई, और दो। देखो जरा, इतना सीरियस मामला था और टाल रहे थे। देखो ट्यूमर ने किस तरह हमला किया है। डॉक्टर अदलान जी थोड़ा सा डोज बढ़ाइए, बदन बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है। ठीक है। रुई, और दो। वो कटर मुझे दो। सक्शन। मेरे ख्याल में अब इससे आगे और नहीं जा सकते। मैं डरती हूँ शायद बाद में नर्वस सिस्टम पर असर पड़े। क्या ख्याल है डॉक्टर? मेरा भी यही ख्याल है। मुझे लगता है कि फुल मार्क्स लेने के बजाय फेल हो रही हूँ। मेरा काम तो पूरा हो गया, अब आप लोग अंजाम दें। अरे तुम कब आई यहाँ? ऑपरेशन हो गया? उनकी हालत अब कैसी है? बदकिस्मती से अच्छी नहीं है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उनके ट्यूमर की जड़ें बहुत फैल गई हैं। उनके लिए दुआ करो। बेहोशी से पहले तुम्हें पूछ रहे थे। तुम यहीं रहो ताकि होश में आए तो तुम्हें देखें। चलो। अब क्या होगा फातिमा? परेशान ना हो। मैं डर रहा हूँ अर्तलान, सारी उम्र यही सोचता रहा जब मौत मेरे नजदीक आएगी तो बिल्कुल ही आसान होगा, बहुत ही सुकून से मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। लेकिन अब जैसा ही मौत नजदीक हो रही है मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है सर, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा। होश तो आ गया है लेकिन तबीयत ठीक नहीं लगती। इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी।
तो फिर मुझे इतनी तशवीश क्यों है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बहरहाल हम सबको डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत है, मगर इज़्तिराब की भी हद होती है। डॉक्टर की बीमारी मेरे लिए डरावना ख्वाब बन गई है। लेकिन क्यों? अगर कोई खास बात है तो मुझे बताइए। डॉक्टर ने अपनी दराबाद की सारी जमीन और अपनी दौलत का 1/3 हिस्सा मेरे नाम किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वही अस्पताल बनवाने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि डरावना ख्वाब बन गई है। बहरहाल जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उसे आपको पूरा करना चाहिए। असली मुश्किल ये जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर अगर खुदा ना करे डॉक्टर जलीली साहब को कुछ हो गया तो फिर उनके बेटे का मेरे साथ बर्ताव कैसा होगा? उन्होंने इसके बारे में भी सोचा होगा। शायद उनके बेटे को मालूम हो। नहीं, उनका बेटा नहीं जानता। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं अभी से इतना ज्यादा आगे की नहीं सोचता। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। क्या तुमको बुरा लगा? नहीं। तो फिर चुप क्यों हो गए हो? तुम अपनी अम्मी के बारे में सोच रहे हो ना? अगर पता होता तुम इतने परेशान हो जाओगे तो नहीं बताती। लेकिन रजा, तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान थी। मेरा दिल चाह रहा था उनके लिए कुछ करूं। रजा, रजा मेरी तरफ देखो। सच बताओ, तुमने उन्हें इतने सालों तक तलाश क्यों किया? इसलिए कि तुम खुद भी परेशान रहो और उन्हें भी करो? तुम मेरी जगह होती तो क्या अपनी माँ को तलाश ना करती? क्यों नहीं, तलाश तो करती। लेकिन जब उन्हें तलाश कर लेती तो उनकी बातें अच्छी तरह सुनती और उन्हें कबूल कर लेती। तो क्या मैंने कबूल नहीं किया? रजा, तुम भी जानते हो तुम उनके साथ अजनबियों की तरह पेश आते हो। मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि उनके आने और बात करने से पहले तक उन्होंने जो किया उस वजह से मेरे दिल में उनके लिए जगह नहीं थी। लेकिन जब उनकी बातें सुनी तो एक लम्हे के लिए खुद को उनकी जगह पर रखा। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। मुझे ऐसे मत देखो रजा। जब एक इंसान पर एक साथ इतनी सारी मुसीबतें टूट पड़े तो उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या खुदकुशी कर लो या तस्लीम कर लो। मेरी अम्मी ने इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाया? वो तो अपनी जान बचाकर भाग निकली। जी नहीं, अम्मी का फैसला फरार नहीं बल्कि खुदकुशी के बराबर ही था। ये तो अच्छा हुआ किसी भेड़िए के चंगुल में नहीं फंसी जो ऐसों की ताक में बैठे रहते हैं। खुद तो निजात पा गई और मुझे भेड़ियों के बीच डाल दिया जो आखिर तक मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे कहा था उनसे बात करो, वो हमारी मदद करेंगी ताकि हम इस बदबख्ती से निकल सकें, लेकिन तुमने नहीं सुना। वो तो समझती हैं कि ये घर बार सब कुछ हमारा है, समझती हैं कि हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल है, इसीलिए वो तुम्हारा रवैया समझ नहीं पाती। रजा, उनसे अच्छी तरह पेश आओ, उन्हें माफ कर दो। कसम से तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
अब अगली बार उनसे मिलने जाएंगे तो तुम उनसे थोड़ा बेतकल्लुफ होने की कोशिश करना। तुम कोशिश तो करो। गुस्सा तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसी बातों से बहुत ज्यादा रहमदिल हो रजा। रहमदिल? हाँ, रहमदिल। कोई तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, मैं पहचानती हूँ, सिर्फ मेरे लिए। मैं एक साथ 2-3 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा, तो क्या फिर बात आगे बढ़ी? नहीं, मैंने वहाँ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मगर दाखिला मिलने में अभी कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपने सिर्फ अपने कागजात भेजे हैं या फिर फरिश्ता के भी कागजात भेजे हैं? जी नहीं, मैंने दोनों के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा, किस मुल्क जाने का इरादा है? तरजीह कनाडा को है, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन मेरी नजर में तो आप गलती कर रहे हैं डॉक्टर शरीफ। बहरहाल डॉक्टर साहिबा, हर इंसान का अपना नजरिया होता है। बिल्कुल। अभी तो कुछ भी पता नहीं है। अच्छा रजा साहब, आप किस कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं? मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। पत्थर और सेरामिक टाइल्स वगैरह बेचता हूँ। लैली बेटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं सबकी बात सुन रही हूँ। खुद रजा साहब भी बहुत खामोश हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल अपनी अम्मी पर गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि आप कहीं बाहर एडमिशन की कोशिश क्यों नहीं करती? फरहान, अगर चाहती तो अब तक इक़दाम कर चुकी होती। ईरान को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं रह सकती, यानी हकीकत में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इस तरह तो नुकसान हो रहा है। अगर आप जाती तो इस तरह रजा साहब और उनकी बीवी का भी रास्ता खुल जाता। अरे हाँ कीमिया, डॉक्टर जलीली की तबीयत कैसी है? हमें वक्त ही नहीं मिला उन्हें देखने जाते। उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। हरकत करने की हिम्मत तकरीबन खत्म हो गई है। अरे, उनका ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था, कुछ वक्त जरूर लगेगा। हमें कल हर हाल में उनसे मिलने जाना है। हाँ हाँ जरूर। क्या वो बेहतर नहीं हुए? बेहतर के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ऑपरेशन कब हुआ? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया ना कीमिया? हाँ, तकरीबन 1 हफ्ता हुआ। अरे भाई, कोई और बात करो। तुम लोग अस्पताल, बीमार और बाहर के सफर की कितनी बातें कर रहे हो। इन दोनों बच्चों की क्या गलती है? ये तो अपनी अम्मी से मिलने आए हैं। ठीक है फूफी जान, हम मौजू बदल देते हैं। लैली, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर एतराज ना हो। अरे इसमें एतराज कैसा? तो आओ चलें। कीमिया रुको, मैं भी आती हूँ। तुम क्यों जहमत करोगी? नई दुल्हन, शादी के बाद आज तुम पहली बार तो आई हो। यार फरहाद के कनाडा और अमेरिका की बातों से बोर हो गई हूँ। अरे माफ करना लैला। कोई बात नहीं, पता नहीं मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया जो उससे लड़ी नहीं। आओ चलें। चलो, लड़ाई शुरू होने से पहले निकल चलो। घर पहुंचने तक क्या ऐसी ही रहोगी? कैसी? मेहरबानी करके तुम खामोशी का रोजा खत्म करोगी? मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर सकती हूँ? जी फरमाइए। क्या मुमकिन है दूसरों के सामने एडमिशन के बारे में इतना ना हको? किस लिए? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि हमारा मजाक बने। दूसरों के सामने मजाक न बने? कौन हमारा मजाक बनाए? लोग हंसते हैं। तुम सबको क्यों बताते हो कि हम दूसरे मुल्क जाने वाले हैं? मैं थोड़ी ना सुनाता हूँ, बात निकली तो मैंने भी बता दिया। मेहरबानी करके अब ना कहना। अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ, जब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा ना, तब तुम्हें पूछूंगा कि कौन किसका मजाक बनाता है। अब इस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम बिला वजह ही इतना टोकती रहती हो। किसी ने मजाक नहीं किया, अच्छे लोगों की तरह हम आपस में बातें कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब चलो भूल जाओ। किसको भूल जाऊं?
हाँ, बताओ किसको भूल जाऊं? तुम्हारे मुंह में जो भी आता है बोल देती हो और फिर उसे कहती हो कि भूल जाओ। ये तो ऐसी बातें करती है जैसे मैं वहां बैठकर सिर्फ फालतू की बातें कर रहा था। किस मुसीबत में फंस गए भाई। अच्छा, मैंने गलती की जो अपने एहसासात के बारे में तुमसे बात की, ठीक है? तो फिर दोबारा ऐसी गलती ना करना। ये एक दोस्त की अमानत है, उसने मुझे रखने को दिया था। आपके पास ज़्यादा महफूज रहेगी, डरता हूँ खो ना जाए। लेकिन क्या है? ठीक है, संभाल कर रखूंगी। शुक्रिया, बैठो। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा किया जो आ गई, मैं भी बहुत थक गई थी। तुम ठीक हो ना? नहीं मालूम फातिमा। फरिश्ता चली गई तो तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो ना? सारा शोर शराबा वही तो करती थी, अब तो बस सन्नाटा ही रहता है। अब वो अपने घर में शोर शराबा कर रही होगी। तुम किसी सोच में हो? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है कि कुछ तो हुआ है। कोई नई बात नहीं है। तो बिला किसी वजह की अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम मेरे पास यहाँ आ गई, है ना? अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम हंसने लगोगी। आजकल हर वक्त मुआजना करती रहती हूँ, हमेशा सबका मुआजना सईद से करती हूँ। तुम खुद को इतनी सज़ा क्यों देती हो? तुम तो उससे अलग हो गई हो, उसके बारे में इतना मत सोचो। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे भूल नहीं पाती फातिमा। हमेशा ख्याल आता है कि कोई काम अधूरा रह गया है। जानती हो तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि तुमने उसके साथ बात नहीं की और उसकी बातें भी नहीं सुनी। तुम्हें याद है उस रात मैंने तुमसे कहा कि बातों का बोझ दिल में जमा ना करो? मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को ही मलामत करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई काम अधूरा है। मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती थी, और वो भी मुझसे क्या कहना चाहता था, कोई नया झूठ? मैं भी उसके सामने बैठकर उसकी सारी बातें सुनती पागलों की तरह, है ना? अब सईद अगर तुम्हें फ़ोन करे तो तुम बताओ क्या करोगी? अब वो मुझे फ़ोन क्यों करेगा? सोचो अगर फ़ोन कर दिया तो? मैं अब भी उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल ही तो हूं। अगर मुझे उसके साथ बात करनी होती तो मैंने उसी वक्त कर ली होती, ना कि इतने महीने गुजरने के बाद। बताओ, अब क्या कोई फर्क पड़ता है फातिमा?